हमने अभी ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इनके उपचार के बारे में। ऑटो इम्यून बीमारियों में दी जाने वाली दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? जैसा कि हमने जाना, श्वेत कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ इन श्वेत रक्त कोशिकाओं को कमज़ोर या नष्ट कर देती हैं या उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ को कम कर देती हैं। क्योंकि ये दवाइयाँ इम्यून सिस्टम को दबाती यानी सप्रेस करती हैं, इसलिए इन दवाओं को इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के नाम से भी जानते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ क्या हैं? अक्सर हमने केवल स्टेरॉइड को इम्यूनोसप्रेसिव दवाई के रूप में इस्तेमाल होते देखा है। क्या यही अकेली दवाई उपलब्ध है या अन्य दवाइयाँ भी शामिल हैं? स्टेरॉयड सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक उपलब्ध इम्यूनोसप्रेसिव दवाई है, पर हमारे पास स्टेरॉयड के अलावा अन्य उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दवाएं हैं एज़ाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट जिसे हम एमएमएफ के रूप से भी जानते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस और अन्य कई दवाएं हैं जो इन रोगों में उपचार में प्रयोग होती है। क्या ये सभी दवाएं टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध हैं? इनमें से ज़्यादातर दवाएं टैबलेट के रूप में उपलब्ध हैं, पर कुछ दवाएं इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध हैं जिन्हें डॉक्टर की देखरेख में ही दिया जाता है। क्या ये दवाएं प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करके संक्रमण यानी इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ा सकती हैं? इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दो धारी तलवार के समान हैं। जहाँ एक तरफ ये दवाइयाँ ऑटोइम्यून बीमारियों को काबू करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श लेने और जांच कराते रहने से इन्फेक्शन का खतरा मामूली है, और यदि इन्फेक्शन हुआ भी तो जल्द दवाएं शुरू करके इन्फेक्शन को काबू किया जा सकता है। यदि किसी मरीज़ को ऑटो इम्यून बीमारी होने के बावजूद वह मरीज़ इन्फेक्शन के खतरे या किसी अन्य कारण से दवा का इस्तेमाल नहीं करता हो, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? इस बात को हमें समझना होगा कि ऑटोइम्यून बीमारी में इम्यून सिस्टम निरंतर रूप से मरीज़ के शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है, और समय के साथ साथ होने वाले नुकसान की भरपाई यदि दवा समय पर शुरू नहीं की गई तो नहीं हो पाएगी। उदाहरण के तौर पर गठियाबाई के मरीज में जोड़ों में दर्द और सूजन बने रहने से जोड़ टेढ़े और ख़राब हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। एसएलई के मरीज़ में गुर्दे खराब हो सकते हैं, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मरीजों को इलाज अवश्य करवाना चाहिए। जी हाँ, मरीज़ को इलाज अवश्य करवाना ही चाहिए, और इलाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करवाना चाहिए। इलाज के बगैर शरीर में हुई क्षति को बाद में दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए जल्दी इलाज शुरू करवाने वाले मरीजों की बीमारी को जल्दी और पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। अक्सर आम लोगों में स्टेरॉइड्स को लेकर यह धारणा बनी रहती है कि इनका इस्तेमाल नुकसानदायक है। इस करके मरीज़ इनके इस्तेमाल से कतराते भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से वास्तव में क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? सही मात्रा और सही निर्देश के बगैर हर दवा का सेवन विष के समान है। सभी दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से शरीर पर दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से भी शरीर को कुछ नुकसान पहुंच सकते हैं। इसलिए आपके डॉक्टर आपको कम से कम समय के लिए कम से कम मात्रा में इन दवाओं को लेने का निर्देश देते हैं और समय समय पर आपकी जांच करते हैं। ऐसा करने से स्टेरॉइड से होने वाले दुष्प्रभाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। समस्या तब आ खड़ी होती है जब मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए अपने आप से इन दवाओं का उपयोग करते रहते हैं। इसका मतलब दवा डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लिया जाना चाहिए। फिर भी अगर स्टेरॉइड्स के कोई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं तो वो क्या हैं? जी हाँ, भले ही स्टेरॉयड को डॉक्टर की सलाह से लिया जाए, फिर भी इनके सेवन से दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन बढ़ना, त्वचा पर निशान पड़ना, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना,
मुहासे निकलना, मांसपेशियों की कमजोरी, आंखों में सफ़ेद और काला मोतियाबिंद हो जाना, उन्हें स्ट्रोक या हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी अवधि के लिए एक छोटा कोर्स सुरक्षित है। इसके अलावा आपके डॉक्टर इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए स्टेरॉयड के साथ कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य दवाएं देते हैं और समय समय पर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आपकी जांच भी करते हैं। जैसा आपने बताया कि ऑटो इम्यून बीमारियां उपचार योग्य हैं, लेकिन इलाज योग्य नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि रोगियों को जीवन भर दवाई लेने की आवश्यकता है? जैसा कि हमने पहले ही बात की कि ऑटोइम्यून बीमारियों को जड़ से खत्म करना मुश्किल है, पर दवाओं के सहारे इन्हें काबू में किया जा सकता है। यदि दवाएं नियमित रूप से ली जाएं, तो धीरे धीरे समय के साथ दवाओं को कम करते हुए बाद में बंद किया जा सकता है। समस्या तब आती है जब मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों को खुद से बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी बीमारी काबू नहीं हो पाती और अगली बार बीमारी बढ़ने पर ज़्यादा दवाओं का सेवन या फिर ज़्यादा समय के लिए इलाज करना पड़ सकता है। जितनी दफ़ा मरीज अपने आप से दवा रोककर आते हैं, डॉक्टर के लिए हर बार उनकी बीमारी को काबू कर पाना मुश्किल होता जाता है। शरीर को नुकसान तो होता ही है, साथ साथ दवाओं को कम करके बंद करने की संभावना भी खत्म सी हो जाती है। इसलिए मरीजों को एक बार दवा शुरू होने के बाद डॉक्टर की सलाह के बिना इलाज बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के साथ नियमित रूप से दवा खाने पर भी कितने समय के लिए दवा चल सकती है? इलाज शुरू करते वक्त इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन है। कम से कम 2 से 3 वर्ष तक एक मरीज की दवा चल सकती है, क्योंकि उपचार शुरू करने के लगभग 1 से 2 साल तक हम लक्षणों के ठीक होने की उम्मीद करते हैं और रोगी बेहतर हो जाता है तो और हम कम से कम 1 वर्ष इंतज़ार करते हैं जब तक कि उनकी बीमारियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाती है। फिर हम बीमारी का कोर्स, बीमारी की वर्तमान स्थिति, लैब की जांचें, इन सब के आधार पर यदि बीमारी पूर्ण रूप से काबू में लगती है तो दवाओं को बंद करने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो इलाज जारी रखना चाहिए और एक रोगी को नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हाँ, मरीजों को इलाज ज़रूर जारी रखना चाहिए। रोगियों का इलाज ज़्यादातर मामलों में जारी रखा जाता है, लेकिन दवाओं की संख्या और खुराक समय और बीमारी की गंभीरता के साथ बदल सकती है। हम आम तौर पर यह देखते हैं कि जो रोगी नियमित रूप से अपनी दवाएं लेते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर करते हैं जो अनियमित रूप से अपना इलाज करा रहे होते हैं। वे रोगी जो अपनी दवाओं को खुद ही जारी रखते हैं, उनमें स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स और बार बार संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होने का खतरा भी अधिक रहता है। डॉक्टर से नियमित रूप से मिलने के लिए कितने समय के अंतराल में मरीजों को जाना चाहिए? इलाज के शुरुआत में मरीज को डॉक्टर से 2 से 4 हफ्ते में मिलना पड़ सकता है। एक बार दवाएं ठीक हो जाने पर और बीमारी काबू हो जाने पर आपके डॉक्टर आपको 3-3 महीने में मिलने बुला सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई नया लक्षण मरीज को हो तब भी वो अपने डॉक्टर से मिल लें। इन दवाओं को शुरू करने से पहले और इन दवाओं के साथ इलाज के दौरान क्या जांच की जानी चाहिए? उपचार शुरू करने से पहले जांचों को 2 वजह से किया जाता है। पहला, आपकी बीमारी की हद को जानने के लिए, और दूसरा, यदि आपके शरीर में कोई छुपा हुआ इन्फेक्शन हो तो वो देखने के लिए। उपचार के दौरान जांचें आपकी बीमारी पर पड़ रहे इलाज के फायदे के साथ साथ दवाओं से होने वाले नुकसान का भी पता लगाती हैं। जांचों से ही हमें पता लग पाता है कि दवाओं का किसी मरीज की बीमारी पर क्या असर पड़ रहा है। क्या दवाओं को एक बार में बंद किया जा सकता है या समय के साथ साथ धीरे धीरे ही उन्हें बंद करना चाहिए? भले ही मरीज को अच्छा और बेहतर महसूस हो रहा हो, पर इलाज को एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। एकदम से इलाज बंद करने से बीमारी बढ़ सकती है, इसीलिए धीरे धीरे दवाओं को कम करके देखा जाता है। यदि किसी भी समय बीमारी बढ़ने लगे तो दवाओं को फिर से थोड़ा बढ़ाकर बीमारी को काबू में लाया जाता है। क्या इनमें से कुछ इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है?
इनमें से कुछ दवाओं को कैंसर के खिलाफ उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑटोइम्यून बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली इन दवाओं की खुराक कैंसर के मुकाबले बहुत ही कम होती है। ऑटोइम्यून बीमारियों में कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, इनका क्या महत्व है? जो दवाइयाँ हम अपने मरीजों के इलाज में प्रयोग करते हैं उन्हें हम एलोपैथिक दवाइयाँ या फिर अंग्रेज़ी दवाइयों के नाम से जानते हैं। अन्य दवाओं की प्रणाली जैसे आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा इत्यादि के लाभ और हानि के बारे में टिप्पणी हमारी क्षमता से बाहर है। फिर भी मरीज यदि इन प्रणाली से जुड़ी दवाओं का सेवन करते हैं तो उन्हें इस बारे में अपने डॉक्टर को जरूर सूचित करना चाहिए। तो यानी कि दवाइयाँ लेनी है और निरंतर लेनी है। जी हाँ। ऑटोइम्यून बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हमारे शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं एवं उनसे बनने वाले पदार्थ जैसे एंटीबॉडीज़ को नष्ट कर देती हैं। स्टेरॉयड इनमें से मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं, पर इनके अलावा अन्य दवाएं जैसे एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फोमाइड, माइकोफेनोलेट इत्यादि भी उपलब्ध हैं। दवा और दवा की खुराक मरीज की बीमारी के अनुसार डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। हालांकि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ बीमारी काबू में तो कर लेती हैं, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। फिर भी डॉक्टर के निर्देशानुसार सही मात्रा और सही समय तक दवाइयाँ लेते रहने और साथ साथ नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहने से संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सकता है।